हेलो गाइस। तो एनटीपीसी बायोलॉजी के यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सभी 24 शिफ्ट्स का ये निचोड़ रहने वाला है। एक ही क्लास में हम पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी सेक्शन से 2025 एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, उस पर हम गहन चिंतन और मनन कर कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अगर आप पहली बार इस चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर आप इस चैनल से पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम, अंडर ग्रेजुएशन और आपके ग्रुप डी, इवन एसएससी के प्रिपरेशन हम यहाँ पर आपको फ्री में कराने का प्रयास करते हैं। फ्री इनिशिएटिव है, ये क्लास भी आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा हार्ड भी मिलेंगे, कुछ और कुछ थोड़ा आसान भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह सब साथ में हम पूरा के पूरा साथ में लेकर आए हैं, तो आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इनऑर्गेनिक CO2 इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म शुगर। तो देखो, CO2 जो होती है, ये प्लांट्स के अंदर की बात कर रहे हैं हम। और प्लांट्स मतलब पादप, पादपों में होता क्या है, CO2 जाती है, CO2 लेते हैं प्लांट्स, और CO2 की द्वारा ही वो क्या करते हैं अपना, आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। तो उस खाना बनाने के दौरान में क्या होता है, CO2 का जो है कंजम्पशन होता है शुगर की फॉर्म में, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसका यूज़ किया जा रहा है। तो वो जो प्रोसेस होती है, वो साइकिल उसमें कौन सी यूज़ हो रही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इनऑर्गेनिक CO2 into an organic form is carried out in which phase during photosynthesis। तो वो किस फेज में होती है, तो इसका आंसर होगा कैल्विन साइकिल। अब ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन नहीं था, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी से उठाया गया है। 11th क्लास के एनसीईआरटी से उठाया गया है, और ये क्वेश्चन जो था थोड़ा अच्छा लेवल का था, क्योंकि हमारे जो पेपर में हमसे बात की जाती है वो बोला जाता है कि 10th तक का ही पूछेंगे, लेकिन इसमें 11th का पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कैल्विन साइकिल होती क्या है उसको समझते हैं, और यहाँ पर लाइट डिपेंडेंट फेज क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, पहले इसको भी हम समझ लेंगे। तो पहले मैं आपको आंसर जो इसका कैल्विन साइकिल वो समझा देता हूँ। तो कैल्विन साइकिल जो होती है ना, आपकी क्या है, C3 और C4 दो तरह के प्लांट्स होते हैं। C3 और C4 प्लांट्स, इन दो तरह के प्लांट्स में अलग अलग टाइप की साइकिल्स होती हैं। अगर मैं बात करूँ C3 प्लांट्स, तो C3 प्लांट्स में आपकी जो साइकिल पाई जाती है वो होती है आपकी ये कैल्विन साइकिल, जो आपको दिख रही है ना, पूरी पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको ये। अब इसमें होता क्या है कि रुबिस्को नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, जिसको फर्दर टूटा जाता है आपको आपके PGA के अंदर, और ऐसे फिर वो 3 RBOP निकाल कर इस तरह से पूरा के पूरा CO2 का कंजम्पशन यहाँ होता है। अब हम नीट की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमको इस साइकिल को नहीं समझना है, बस हमको इसका मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है वो समझना है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये CO2 से CO2 को किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर, आपके सिंपल और सिंपल फॉर्म में शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट जो हो रहा है, उस कन्वर्जन जो हो पा रहा है, जिस साइकिल के द्वारा हो पा रहा है, उसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। ठीक है। अब इसमें ना क्या होता है, 3 स्टेप्स होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इसमें NADA, DPH, ATP, ADP, इन सबका यहाँ पर आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इसमें अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि CO2 से शुगर के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, साइकिल है, वो कौन सी कहलाती है, कैल्विन साइकिल। सेकंड बात हमको याद रखनी है कि इसमें रुबिस्को जो होता है प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, रुबिस्को से ही ये पूरी साइकिल स्टार्ट होती है। थर्ड चीज़ अगर याद रखो तो अब ये याद रखना, C3 प्लांट्स में साइकिल होती है। बस बात खत्म। अब हम बात करते हैं कि बाकी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई है, उनको भी समझते हैं होती क्या है। अभी जैसे लाइट डिपेंडेंट फेज लिखा हुआ है, तो लाइट डिपेंडेंट फेज क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे ये जो कैल्विन साइकिल हो रही है, ये डार्क साइकिल होती है। डार्क साइकिल मतलब कि ये आपके जो है, ये तब होती है जब लाइट कम होती है। और ये हो कब रही है, ऑटोमेटिकली आपको मैंने बोला C3 प्लांट्स में हो रही है, और हो कब रही है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान हो रही है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैंने अभी पूरे के पूरे बायोलॉजी की है ना सीरीज चालू कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं, मैंने पूरी की पूरी अभी 18 वीडियोस में अपलोड कर चुकी है, और 15 मिनट से ज़्यादा की कोई वीडियोस में होती नहीं है। तो हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें होता है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो वो आपकी जो लाइट है उसको एक्सेप्ट कर पाता है।
और फिर ये स्ट्रोमा जो है एक पार्ट है एक तरह का, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है, और वहीं क्लोरोप्लास्ट पे ये रिएक्शन हो रही होती है जो केल्विन साइकिल आपको दिख रही है। और ये कब होती है? जब लाइट थोड़ी कम होती है, डार्क साइड जब होती है, मतलब अंधेरे वाले टाइप में इस रिएक्शन का होता है। बट अगर आपकी लाइट बहुत अच्छी उपस्थित है तब वहां पर उसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। समझ गया बात मेरी बात? तो इसका जस्ट अपोजिट है किसका? केल्विन वाली का। अब बात आती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल क्या होती है। ग्लाइकोलाइसिस का देखो सिंपल सा मेथड ये समझिएगा आप कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कैसे समझिएगा? जब भी आपकी जो सेल है उस सेल के अंदर आपके एटीपी बनने का काम होता है। एटीपी कैसे बनेगा? जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करती है, तो रेस्पिरेशन होने के बाद क्या होता है, जो आपका खाना वाना था ना, वो डाइजेशन भी चल रहा है। तो इसी के दौरान क्या होता है, जो आपका सेल का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म समझते हैं आप, कोशिका द्रव्य, वहां पर भी एटीपी बनती है, वहां पर दो एटीपी बनती है। तो जो वहां पर दो एटीपी बनती है वो किसके द्वारा बनती है? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपको बता हो तो खाना आपका आएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का टूटना किसमें? पायरुवेट के अंदर। किसके? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। वो ही प्रोसेस आपकी क्या कहला रही है? रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी बन रही है। अब 2 एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस में बन जाती है, लेकिन बची आपकी 36 एटीपी। 36 एटीपी आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना आपने, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां पर बनती है। तो क्रैब साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वहां पर ही आपकी 36 एटीपी बनती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर बनती है 2 एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये दो प्रोसेस है जिसके द्वारा आपकी एनर्जी बनती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगी, तो कौन से का याद रखना है? क्रैब साइकिल। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी बन रही है? 36 एटीपी। और वहीं मैं बात करता हूँ ग्लाइकोलाइसिस में, तो इसमें बनती है केवल और केवल 2 एटीपी। तो इन केस अगर से मान लीजिए कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब वहां पर क्या होता है? एटीपी नहीं बन पाती है बहुत अच्छे अमाउंट में, तो वहां पर क्या हो रहा है? केवल और केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ही हो पाती है जब आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी ना। क्योंकि क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो रही है। पर मान लीजिए आपको ऑक्सीजन कम मिलती है, तो वहां पर केवल और केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, क्रैब साइकिल वाली प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने देखा। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छी से चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा लिखा भी आपके लिए। द कैल्विन बेंसन साइकिल इज आल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में होने वाली साइकिल है, जो कि प्लांट्स और एल्गी के अंदर होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपल किस में कन्वर्ट किया जाता है? शुगर में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रहेगी ये बात आपको? कहाँ हो रही थी? क्लोरोप्लास्ट में। दिस साइकिल टेक प्लेस इन द स्ट्रोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैंने अभी आपको बताया, and uses the energy ATP and reducing power NADPH generate during the light dependent reactions। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आपके एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा टफ साइड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पूनेट स्क्वायर इन जेनेटिक्स? अब देखो, पूनेट स्क्वायर का नाम सुनते ही क्या होता है हमको मालूम नहीं होता। इवन मैं कहता हूँ ये बात, पूनेट स्क्वायर का नाम है ना, जनरली हम नहीं लेते हैं। हम उसको बोलते हैं, जो कि आपने मेंडल के लॉज वगैरह पढ़े होंगे, आपने पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट अगर आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा तो हम जेनेटिक्स में आपको पढ़ाते हैं ना। तो आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा एक ग्राफ बनाया जाता है हमेशा, ऐसा कुछ। ठीक है, कि हम जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कोई प्लांट था, डायहाइब्रिड का, डायहाइब्रिड नहीं, इसके मोनोहाइब्रिड ही करता है क्रॉस। तो जैसे मान लीजिए एक प्लांट था जिसके टी टी इस तरह के उसके क्या थे? गैमेट से। तो मैंने यहाँ लिख दूंगा टी 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 टी। अब इससे क्या होगा? हमको नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये पूर्ण डिस्क का कहलाता है, कुछ ऐसा दिख कर लाता है। मैंने फोटो डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ कारण से कॉपी पेस्ट नहीं हो पाई। बट आप समझिए कुछ ऐसा होता है। तो अब क्या होता है, ये एक तरह का पुनेट स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर पूरी की पूरी। अब इसमें होता है कि आप कंपेयर करने की कोशिश करते हो। जैसे यहाँ पर क्या आएगा? टी टी। यहाँ पर क्या आएगा? जो कैपिटल है ना, वो डोमिनेंस को दिखाता है, तो हमेशा डोमिनेंट वाला आगे आता है और ये पीछे आ जाएगा। ऐसे ही टी टी और यहाँ पे टी टी। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी जो जेनेटिकली अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा, जेनेटिक रेशियो इसको बोलते हैं अपन, तो इसमें निकलता क्या है? टी टी और एक ये वाला है ना। तो इसकी कितनी निकलेगी? इसकी 1। यहाँ ये वाले जो है आपको जीन्स कितने दिख रहे हैं? एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। ये वाला तो केवल आपको एक बार यहीं दिखा ना, तो इसको मैंने एक बार लिखा यहाँ पे। ये कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 बार। और ये वाला और ये वाला सेम केवल एक बार दिख रहा है। तो 1:2:1। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि हाँ,
कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी इसमें कुछ जेनेटिक रेशियो हमको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसका पर्पस क्या होता है, इससे पूछा गया कि जो ये पुनेट स्क्वायर है इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस क्या होता है, प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फिनोटाइप क्यों नहीं लिया। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब होता है कि आपको बस जो आपको बाहर से चीज़ दिख रही है, मान लीजिए कि जब नेक्स्ट जनरेशन होगी तो ऐसे प्लांट हमें लिए इसमें कुछ टॉल थे और कुछ शॉर्ट थे ना, और उनमें से क्या हुआ हमारे को जो गैमेट्स मिले वो ऐसे मिले टी टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो अगर आप इसका फिनोटाइप देखोगे तो ये हमेशा आपको बड़ा ही लंबा ही प्लांट मिलेगा इसमें, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जी गैमेट है ना, डोमिनेंट जीन है। बट यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा, बट अगर यहाँ स्मॉल टी होता तो वो प्लांट छोटा होता। तो अगर मैं बोलूँगा कि भाई एक तो यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, एक यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये दो तो पक्के के पक्के कौन से होने वाले हैं आपके, ऐसे प्लांट जो कि लंबे हाइट के होंगे। तो एक और इसके दो है ना, तो टोटल मिला के तीन, अगर हमारे चार प्लांट उगते हैं तो इसमें तीन लंबे होंगे, अगर फिनोटाइप के केवल देखने के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, उसमें जीन्स को कंपेयर नहीं कर रहा, और एक स्मॉल होगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो आपका स्क्वायर था असली में किसके काम आ रहा है, जेनेटिक रेशियो के निकालने की। हमने फिनोटाइप की यहाँ बात ही नहीं करी। फिनोटाइप और जेनोटाइप का मतलब सिंपल है, आप समझिएगा। मुझे मालूम है कन्फ्यूजन रहता है। फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको आंखों से दिखता है कैरेक्टर्स, लाइक लंबाई होना, काला गोरा पीला नीला जो भी कलर आपको है। और जेनेटिक क्या होती है, जेनेटिक में क्या होता है, जीन्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जीन्स के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ना कि उसकी बाहरी जो उसके कैरेक्टर्स है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर का काम क्या होता है, जेनेटिक प्रोसेस के आउटकम को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। ठीक है, अब द F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस टिपिकली शोज विच फिनोटाइपिक रेशियो। अब देखो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं, ये बात आपको यहाँ पर और अच्छे समझ में आ जाएगी कैसे। अब होता क्या है, जो मैंडलिन जी थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पी प्लांट लिया। पी प्लांट इसलिए क्योंकि थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाता है ना। तो उन्होंने क्या करा, पहले स्टार्टिंग में F1 जनरेशन में उन्होंने क्या करा, एक बड़ा प्लांट ले लिया जिस, ठीक है, और एक छोटा प्लांट ले लिया। तो बड़े प्लांट वाले को हमने टी से दिखाया गैमेट्स, और उसके छोटे टी से, है ना। अब ये दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो पहली जनरेशन जो F1 जनरेशन हुई उसके अंदर क्या हुआ, टी 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 टी, सारे टी टी हुए, है ना, ऐसे ही होंगे। बट असली में क्या हुआ, ऐसे नहीं था कि कुछ छोटे कुछ बड़े। इसमें जो मेजर थे ना वो सारे कैसे हो गए, बड़े, जिनका साइज क्या था, लंबा लंबा साइज था, ठीक है। ऐसे प्लांट्स का जो साइज था लंबा था। अब जब वो F2 जनरेशन आई तब हुआ क्या, उन्होंने ये गैमेट यूज करे, और फिर उन्होंने अब वही अपन वो बनाएंगे पुरेंट स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब उन्होंने फिर से इसको इस्तेमाल करा, और इस्तेमाल कर कर क्या करा इन्होंने, इन्होंने वही निकाला, यही निकलेगा, है ना। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई साहब ये जो स्मॉल टी और कैपिटल टी जब मिलते हैं तब हमेशा प्लांट बड़ा हो रहा है, और जब टी टी मिलेंगे तो ऑटोमेटिक से डोमिनेंट वाले हैं तो बड़ा ही होगा। केवल छोटा कब होता है, जब स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके हिसाब से तो रेशियो क्या निकलता है हमेशा, कैपिटल टी और कैपिटल टी कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पर, 1 बार आ रहे हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, है ना, ये लिख सकता हूँ मैं। एंड आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, आपका कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ये क्या है, ये दिखा रहा है आपके जेनेटिक रेशियो को। बट असली में तो ये और ये वाले तो हमेशा लंबे ही हो रहे हैं। तो फिनोटाइपिक में अगर बात करूंगा तो 3 फिनोटाइपिक बड़े हो जाएंगे, 3 प्लांट्स बड़े होंगे हमेशा, अगर 4 प्लांट्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और एक छोटा होगा, 3:1। ठीक है, तो आंसर मिस्टेक हो जाएगा इसका। अगर F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, F2 जनरेशन का मतलब क्या है, जो आपके गैमेट निकले थे ना F1 और F2 के, F1 के टी और स्मॉल टी, उनको आप कंपेयर करके वापस नए प्लांट्स बना रहे हो। तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। अलॉन्ग विथ CO2 विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड इसको मिटाना पड़ेगा, ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक आ रहा है। Along with CO2, which of the following initiators are essential for light independent reaction during photosynthesis? तो एक बात आपने देखी, कैल्विन साइकिल से क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है। अब कैल्विन साइकिल में मैंने जो आपको 3-4 लाइन पढ़ाई थी उसमें मैंने अभी क्या बोला, ये क्वेश्चन बनना आसान नहीं है। देखो मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि 11th-12th में बच्चों को साइकिल से नहीं होती है। तो आप प्रिपरेशन एनटीपीसी करो तो आपको और एग्जाम पे देखने होते हैं, लाइक मैथ पे रीजनिंग में सॉल्व करनी है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे पेपर में। बट कोई ना, फर्दर आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको याद के रखना है, कैल्विन साइकिल में एक तो रोबिस्को वाली मैंने बात बोली थी कि रोबिस्को से प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। और 3 स्टेप में होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, है ना। 3 स्टेप में हो रही थी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इसके अलावा ये कौन से प्लांट में होती है, C3 प्लांट में होती है। इसके अलावा ये कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। एग्जामिनर पता नहीं कैसे दे दिए क्वेश्चन, ऐसे देना नहीं चाहिए। और स्ट्रोमा के अंदर होती है। इसके अलावा
ये रिएक्शन कैसी है? डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब आपको लाइट की जरूरत बहुत कम है, डार्क टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच, इन दोनों का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब आप यहाँ पर आराम से साइकिल को फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे। यहाँ पर क्या होता है, 6 एटीपी से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बनती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और एनएडीपीएच से क्या बनता है, एनएडी प्लस प्रोटोनेटेड होता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का रोल है, दिख रहा है आपको। और तीन प्रोसेस में होती है कौन सी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। नाउ वी गो ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ हिप्लॉइड डोमिनेंट लाइफ साइकिल। अभी हिप्लॉइड क्या होती है, डिप्लॉइड क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। हैप्लॉइड का मतलब होता है जहाँ पर सिंगल और सिंगल मतलब गैमेट्स की फॉर्म, गैमेट्स जो है ना दोनों अगर मिलकर बने हुए हैं तो आपका कहलाता है एक एन तो 2n बन जाता है। और जहाँ पर सिंगल सिंगल गैमेट हो वहां पर उसको बोलते हैं हम क्या, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैसे देखने को, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ तीन लाइफ साइकिल्स की मैंने बात करी है, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखते हैं चलिए। अब होता क्या है, सबसे पहले ये चीज समझना आप कि यहाँ पर सारा गेम है गैमेट्स का, और गैमेट्स के अलावा एक गेम है यहाँ पर जायगोट का। जब दो गैमेट्स मिलते हैं तो माती बनती है डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ऐसी लाइफ साइकिल जिसके अंदर आपके कभी भी जायगोट नहीं बन पाता है, या जायगोट बहुत कम टाइम के लिए बनता है। जायगोट है क्या, जब दो सेल्स मिलती है, तो जो दो सेल्स मिलती है तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है आपका जायगोट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमंस के हिसाब से बात करूँ तो स्पर्म सेल्स और ओवम सेल जब मिलती है तो जायगोट बनता है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी यही होता है, क्या जब दो गैमेट्स मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, जायगोट बनता है। लेकिन जो आपकी फंजाई है जिसको हम बोलते हैं कवक, फंजाई में क्या होता है, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है, मोस्टली लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसमें गैमेट्स जो है कभी मिल ही नहीं पाते। तो इसलिए गैमेट्स, आपके गैमेट्स कैसे हैं, सिंगल सिंगल, तो वो कभी टू एंड हो ही नहीं पाते, फर्टिलाइजेशन उनमें हो ही नहीं पाता है। बट बहुत कम मतलब इवन आप कह सकते हो कि बहुत कम टाइम के लिए, या फिर बहुत, अगर पूरी लाइफ साइकिल में बहुत ही छोटा पीरियड जो है उसके बचता है ना, तब जायगोट फॉर्मेशन होती है। और बाकी मेजर जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है, यहाँ पे हैप्लॉइड चलती है। अब वहीं डिप्लॉइड की हम बात करते हैं। डिप्लॉइड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या हुआ, गैमेट्स निकले म्यूसिस के द्वारा। म्यूसिस क्या होती है, म्यूसिस और माइटोसिस दो तरह की सेल डिवीजन प्रोसेस होती है। तो म्यूसिस के द्वारा क्या हुआ, गैमेट्स निकलते हैं। गैमेट्स निकले लाइक अगर मैं बात करूँ मेल के ह्यूमंस के हिसाब से, तो स्पर्म सेल्स और वोम सेल्स के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। तो गैमेट्स निकलने के बाद क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर जायगोट बनता है। और जायगोट जो है बहुत बड़ा अमाउंट आपका मतलब आपके लाइफ साइकिल में बहुत बड़ा मेजर रोल निभा जाती है, तो अब उसको बोलते हैं डाइप्लॉइड। क्यों, क्योंकि जायगोट का आपको दिख रहा है कितने बड़ा एरिया इसने कवर करा पूरी की पूरी लाइफ साइकिल का। बट अब आपका आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, आधी साइकिल कैसे रहती है, हैप्लॉइड, और आधी कैसी रहती है, डिप्लॉइड। सिंपल सी बात है, देखिएगा यहाँ से क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ से। एक स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट क्या होता है, जिसके अंदर से लगता आपके स्पोर्स बनता है। स्पोर्स बनने का समझते हैं, जहाँ पर मेल जो सेल है रिप्रोडक्टिव सेल वो जर्मिनेट होगी। तो स्पोरोफाइट पर आपके स्पोर्स बने म्यूसिस के द्वारा, और फिर वो म्यूसिस के द्वारा जो स्पोर्स बने वो आपके एग सेल के संग फर्टिलाइज होंगे, और आपके मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे और फर्टिलाइज होकर फिर जायगोट बनाएंगे। तो आधी लाइफ साइकिल कैसे चल रही है, हैप्लॉइड और आधी डिप्लॉइड। तो उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हैप्लॉइड डोमिनेंट लाइफ साइकिल, डोमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा आपके डोमिनेंसी मतलब सबसे मेजर है वो, तो वो किस में देखने को मिलता है, फंजाई के अंदर। अब हम चलते हैं, अब आपसे पूछा गया बैम्बू एग्जिबिट विच टाइप ऑफ लीफ वेनिशन एंड रूट स्ट्रक्चर। तो बैम्बू के अंदर किस तरह का वेनिशन देखने को मिलता है। तो बैम्बू के अंदर देखो, बैम्बू जो ट्री होता है अगर आपको मैं बता दूं तो कुछ ऐसा दिखता है ना। तो उसकी पत्तियां कुछ लंबी होती हैं, पत्तियां लंबी होती है और वेनिशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है उसमें। और ऐसा वेनेशन इसको हम कहते हैं, दो लाइन पैरेलल चल रही है तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, ठीक है। वहीं पर जैसे कि आपकी पत्ती है, ये ऐसे घूम रही है, खुल रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो दो तरह के वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। इवन आपकी जो वीट होती है,
व्हीट या फिर राइस, इन सभी के अंदर भी क्या होता है, आपको पैरेलल वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन क्या है, जितनी भी जो आपकी ये लाइन्स आती है ना, ये अगर पैरेलल है एक दूसरे के तो उसको बोलते हैं पैरेलल, और अगर पैरेलल नहीं है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेरिएशन। अब दूसरी बात आती है, जितनी भी स्टिक्स वाली जो स्ट्रक्चर होती है मोस्टली, जैसे आपके व्हीट हो गया, आपके शुगर केन हो गया, इनके अंदर क्या खासियत है कि इनकी जो रूट्स होगी वो हमेशा फाइब्रस होगी। फाइब्रस का मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा। फाइब्रस में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट जिसको हम कहते हैं, उससे बहुत सारी सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, बहुत सारी। और जब सेकेंडरी रूट्स निकलती है तो गुच्छा बना लेती है, उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल वेनिशन एंड फाइब्रस रूट। वहीं टैप रूट जो होती है उसमें प्राइमरी रूट ही लंबी जाती है, जिसको हम बोलते हैं टैप रूट। तो आपका बैम्बो जिस है उसमें एग्जीक्यूट करती है पैरेलल वेनिशन एंड फाइब्रस रूट। अब इसमें पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड। तो जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ये आपको नाम जो है ना बहुत बार, देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन जो कहा गया है ना, जीन एक बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, तो उसका डिफरेंट फॉर्म को हम कह रहे हैं एलील्स। एलील्स असली में है क्या, जैसे जितने भी आपके अंदर करेक्टर्स हैं, मान लीजिए कि आप कितने लंबे होंगे, आप कितने, वो क्रोमोसोम्स के अंदर भी बहुत छोटी, जैसे अपन ह्यूमन बॉडी है ना, तो इस ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सी सेल है ना, ऐसे ही अगर मैं आपकी बात करूँ जेनेटिक्स की सबसे छोटी सी आपकी एलील होती है। बात समझ में आ गई आपको। एलील्स जो है वो आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स जो होती है वो कहलाती है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से है, विच लॉ ऑफ मेंडल एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो सेपरेशन की जब भी बात करेगा, सेपरेशन में सेग्रीगेशन जो होता है ना, नाम वो सेम ही है, सेग्रीगेशन और सेपरेशन का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो जब भी एलिल्स, मतलब आपका ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए टी और स्मॉल टी है, तो ये हमेशा इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे भाई, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा सेपरेशन जो है आपका थर्ड सेकंड सेकंड लॉ जो है मेंडल का, वो इसकी बात करता है। अब इसमें एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा, वो बात याद रखनी है आपको, तीन लॉज, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर यूजी में भी आप जाओगे तो अंडर ग्रेजुएट में पेपर देने जाओगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो अब होता क्या है, देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए पहला डोमिनेंस की मैं बात करता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपका कोई गैमेट है टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि भाई जो इसमें आपकी जनरेशन आएगी F1 जनरेशन, उसमें जो इसमें से डोमिनेंट होगा, जैसे मान लीजिए दो को मैंने कंपेयर करा, तो जो इनमें आपका डोमिनेंट होगा वो आपको फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इसमें इससे यहाँ से शब्द निकलता है आपका डोमिनेंट वाली चीज निकलती है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि टी और स्मॉल टी है तो अपने अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, लॉ अपने 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 अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, है ना। अपने आप को ये जो स्मॉल टी कैपिटल टी अपने आप को अलग निकालेगा, अपने आप को अलग रिप्रेजेंट करेंगे। और इंडिपेंडेंट असाइनमेंट जो है ये कहता है कि भाई आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है, अब देखिए इसका कुछ फंक्शन होगा अलग, इस वाले एलिल का, इस वाले एलिल का अलग फंक्शन होगा, तो ये अपने अलग अलग काम करेंगे, एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। बस ये तीन बातें यहाँ से निकलती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद रखिएगा, DSI से आप याद कर सकते हैं, ठीक होती है DSI। ठीक है, आगे चलते हैं हम। द पार्ट ऑफ पोमोग्रेनेट दैट इज कंज्यूम इज नोन एज। तो पोमोग्रेनेट, अगर देखो आपको नहीं पता तो आप हिंदी वाला से ऑप्शन आता है कौन में, वहां से कर सकते थे अनार, कि अनार में हम क्या खाते हैं। तो फॉर एवर का इन्फॉर्मेशन, वैसे एनटीपीसी में मैंने पेपर में देखा है मोस्टली कि जो आपकी लैंग्वेज चेंज नहीं हो पाती वहाँ पे ना। तो चलो हमको पता होना चाहिए पोमोग्रेनेट होता है क्या, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अनार की बात करें तो अनार के अंदर आपको एक बात बता, अनार कुछ ऐसा दिखता है, मैं इसकी फोटो डाल रहा था लेकिन डल नहीं पाई थी, तो कुछ ऐसे इसमें पार्टीशन होता है, पार्टीशन होता है, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, उन बीज को ही हम खाते हैं ना। पर असली में जो बीज है, उस बीज का ऊपर का एरिया हम खाते हैं असली में, तो वो सीड का सीड कॉड हम खाते हैं, सीड कॉड। और सीड कॉड जो है, सीड कॉड हम खाते हैं ना, वेट वेट, है ना, सीड कॉड हम खाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ प्लेसेंटा, एंडोकार्प, ये वगैरह हमारा इसमें आंसर नहीं होगा, सीड कॉड इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट ब्रायोफाइट फ्रॉम एल्गी। तो ब्रायोफाइट्स को अलग क्या बनाता है एल्गी से। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ब्रायोफाइट्स अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ब्रायोफाइट पॉजेज क्लोरोफिल, ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल दोनों में होता है।
और एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है, ब्रायोफाइट्स में भी। क्योंकि प्लांट किंगडम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कुछ 4-5 नाम आपने सुने होंगे हमेशा। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। नाम सुना है आपने? तो देखो, एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट किंगडम के पार्ट्स हैं। तो प्लांट किंगडम में खासियत क्या थी कि ये सब क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और खुद का खाना खुद बना सकते हैं, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। तो ये और ये तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ब्रायोफाइट्स आर क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स भाई आपको मैं बता दूं, दो तरह के होते हैं, फेनेरोगेम्स, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक होते हैं क्रिप्टोगेम और एक होते हैं फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम अंतर क्या है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं हो पाती है ना। सॉरी 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 सॉरी, उसको हम थैलोफाइट्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स में अंतर ये आता है कि क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। फेनोगेम्स वो होते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे टेरिडोफाइटा, जिम इसके अगर मैं टाइप करूँ तो टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियोस्पर्म्स, इन तीनों में क्या होता है, सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बट एल्गी और ब्रायोफाइट्स में आपके नहीं बन पाते हैं सीड्स, ठीक है। तो आपका ये तो क्रिप्टोगेम्स वाली बात तो नहीं, क्योंकि क्रिप्टोगेम्स दोनों होते हैं। ब्रायोफाइट्स एग्जिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। तो ये वाली चीज में हो सकती है कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है जायगोट से, वो देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में, एल्गी में नहीं देखने को मिलता। द स्टेम ऑफ द अंडरगोज मॉडिफिकेशन बिकम्स फ्लैटेंड एंड कैरीज क्लोरोफिल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इंस्टेड ऑफ लीव्स इज टर्म्ड एज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का था, हम नहीं पढ़ते हैं, 10 तक इसमें नहीं आता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे लीव्स के पास कैपेबिलिटी क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ऐसे ही जो आपके जो स्टेम्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है, कहीं कहीं स्टेम्स ग्रीन होती है, पतली होती है, ग्रीन होती है, तो एक तरह का फोटोसिंथेसिस वाला काम कर पाती हैं, तो उनको हम कहते हैं क्लैडोड। क्लैडोड आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वाली, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको किस तरह से, यहाँ पे दिख रही है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्लैडोड, ठीक है। नाम याद रखिएगा क्लैडोड प्लीज। थॉर्न, देखो इसमें ना, थॉर्न, थॉर्न तो आपका कांटे की बात कर रहा है। राइजोम, राइजोम क्या होता है, राइजोम, राइजोम आपकी वही आपकी स्टेम से निकलने वाली जो जैसे कुछ होते हैं ना पानी में जो मिलते हैं पौधे, उनमें जो रूट्स निकल जाती है उसको बोलते हैं राइजोम। इवन आपके प्लांट्स को उगाने के लिए वापस राइजोम काम आ जाती है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इकानोडर्म्स। इकानोडर्म्स का अगर एग्जांपल अगर आपको याद आता तो बहुत अच्छी बात है, स्टार फिश के यहाँ पर लिखा भी था, अच्छा लिखा भी है स्टार फिश। तो आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, तो देखो सिंपल सा मैं आपको बोलूंगा कि कहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिल जाए, तो एक याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन या फिर लोकोमोशन, बस। तो यहाँ पर लोकोमोशन कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा लोकोमोशन एंड फीडिंग का, इनका काम जो है, जो वाटर वर्क्सुलर सिस्टम होता है किसके अंदर, स्टारफिश की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें लोकोमोशन एंड फीडिंग के अंदर इसका बहुत मेजर रोल होता है, किसका, आपके वाटर वर्क्सुलर सिस्टम का, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, द मॉडिफाइड पिट्यूर ऑफ अकेशिया स्पीसीज दैट रिसेंबल अ लीफ प्लेट इज कॉल्ड। तो अब इसमें क्या होता है, जो आपका अकेशिया स्पीसीज होती है ना, उसमें ना लीफ प्लेट निकल जाती है, वो हमेशा किसकी तरह दिखती है, वो दिखती है फाइलोड की तरह। फाइलोड एक तरह का वो भी जो आपके अपन ने पढ़ा था ना क्लैडोड वाला, वैसे ही टाइप होता है। बट क्लैडोड में क्या होता है, क्लोरोफिल वाली के कारण वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। बट जो ये फाइलोडोड है ना, फाइलोड वाला, ये ये भी ग्रीन होता है। तो वो जो आपको केशिया के अंदर एक लीफ प्लेट जो होती है ना, आपको दिखाती कैसे, फाइलोड के रूप में दिखती है। मॉडिफाइड पिट्यूल होता है किसका, केशिया का। विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट पोजेस कोल्ड ब्लडेड कैरेक्टरिस्टिक एंड स्केली स्किन। तो स्केली स्किन की अगर बात होती है तो आपको स्केली स्किन की बात कर लेनी है। स्केली स्किन किस पे आप देख सकते हो, किस पे दिखते हैं स्केल्स आपको, आप बोलोगे सर मुझे मगरमच्छ या फिश पे दिखता है ना। फिश है क्या यहाँ पे, फिश दिख रही है आपको कोई, पीसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं दिख रही। तो हम कहाँ पर जाएंगे, मैमल्स, हम मैमल्स में होते हैं क्या स्केली स्किन से, नहीं। पक्षियों में होती है कि नहीं। एम्फीबिया, एम्फीबिया कौन होते हैं, आपकी ये सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले हैं, जैसे कि पानी और जमीन पर रहते हैं, उभयचर जिसको हम कहते हैं, उभयचर, आपके फ्रॉग वगैरह, इनमें देखने को मिलते हैं स्किल्स, नहीं। रेप्टीलिया में देखने को मिलता है, रेप्टीलिया में आपको मगरमच्छ का एग्जाम्पल अच्छे से याद होना चाहिए, मगरमच्छ का एग्जाम्पल से। और वो क्या होता है, कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, स्पेशली उन्होंने कोल्ड ब्लड भी बोला है यहाँ पे।
विच सेल ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो साइटोस्केलेटन इसका आंसर होगा। ग्रुप डी के पेपर में हमने जब सॉल्व कराए थे क्वेश्चन, अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर हमने ग्रुप डी में भी कराए थे, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया था कि सेल जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं साइटोस्केलेटन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनाफेज टेलोफेज ट्रांजिशन इन माइटोसिस। एनाफेज और टेलोफेज का काम क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर सेल साइकिल के बारे में बता देता हूँ। सेल साइकिल जो होती है आपके 3 फेजेज़ में होती है। सिंपली मैं अगर आपको बोलूँ, पहला होता है इंटरफ़ेज़, उसके बाद होता है आपका एम फेज़, और एम फेज़ में थोड़ा अलग निकाल लेता हूँ, वो होता है आपका उसको बोलते हैं अपन साइटोकाइनेसिस, ठीक है? तो जो एम फेज़ है, एम फेज़ के अंदर क्या होता है, एम फेज़ में वही आपका माइटोसिस, मियोसिस के 2 टाइप्स निकल जाते हैं यहाँ से। तो एम फेज़ में आपके 3 स्टेप्स होते हैं हमेशा। पढ़ मत आज से हम याद रखते हैं, पढ़ मत आज। तो ये टेक्निक सारी मैंने आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है ना वहाँ पर डाल रखी है, तो आप वहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो पढ़ मत से पी से हो जाता है आपका, क्या हो जाता है पी से, मुझे बताओ? प्रोफेज। मत से हो जाता है मेटाफेज। ए से हो जाता है एनाफेज। और टी से आपका टीलोफेज। तो उन वाली फेज की हम बात कर रहे हैं, माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो होता क्या है, प्रोफेज में जो है आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो वो वाला प्रोफेज में जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है अपने सेंटर में आ जाते हैं। और एनाफेज में क्या होता है, अपने अपने पोल की तरफ जाने लग जाते हैं। और टेलोफेज में क्या होता है, चीज़ें टूटना स्टार्ट हो जाती है, पूरे का पूरा न्यूक्लियस। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, वही मैं बोला ना आपको, टूटना स्टार्ट हो रहा है, अपने अपने पोल्स पे जा रहा है एनाफेज के अंदर। तो ये वाली बात तो यहाँ बैठ सकती है। एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस था वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये टेलोफेज वाला सही बैठ रहा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ये मेटाफेज में होता है, तो ये इनका आंसर तो नहीं होगा। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, तो ये होता है एस फेज में। कब की बात होती है, इंटरफेज जो मैंने बताया ना सबसे स्टार्टिंग, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ये भी कब होता है, आपके इंटरफेस में होता है। तो ये 2 स्टेप तो आपके कहाँ चले थे, इंटरफेस में। ये वाले स्टेप भी जो है ये आपके एम फेज में, सॉरी मेटाफेज में होती है। और जो ए वाली है ये होती है आपके एनाफेज और टेलोफेज में। ठीक है, इसकी अगर आपको बहुत डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए सेल साइकिल की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखोगे ना आप, हमने बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर हमने पूरा के पूरा समझा रखा है। When the kidney fail to reabsorb glucose and it excreted in urine, the condition is called। देखो जब आपकी किडनी ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, तो क्या होता है, यूरिन के साथ में ही ग्लूकोज जो है वो बाहर निकलने लगता है। तो उसके लिए आपका कुछ देखो तरीका कुछ नहीं होता तुक्के मारने का, लेकिन थोड़ा सा तरीका आप ये लगा सकते हैं। ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूको, यहाँ पर ग्लूकोज शब्द दिख रहा है। तो कहीं कहीं आपको ग्लूको दिख रहा है, नहीं, केवल यही दिख रहा है, केवल सी ऑप्शन में। तो ग्लूकोसूरिया जिसको हम कहते हैं, ट्रिक इस तरह से याद रखते हो आप कि ग्लूकोसूरिया एक तरह का एक डिजीज है किडनी के अंदर, जब किडनी सही से काम नहीं करती है। और उसमें होता क्या है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर नहीं कर पाती है किडनी। किडनी का काम क्या है, जितनी भी बॉडी का अंदर वेस्ट था उसको फिल्टर करने का काम है। अब किडनी के अंदर इसकी फंक्शन यूनिट क्या होती है, मुझे आप बता सकते हो क्या होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, अब हम चलते द स्टेविक डाइट स्पेसिफिकली इंक्लूड विच टाइप ऑफ ग्रेन। तो स्टेविक डाइट जो होती है उसमें क्या क्या होता है, तो देखो पॉलिश्ड वाइट राइस तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डाइट की बात कर रहा है, डाइट के अंदर आप ऐसी थोड़ी खाओगे पॉलिश चीज़, आपको पता है पॉलिश दाल आपने नाम सुना होगा, तो वो कितनी खराब होती है आपकी हेल्थ के लिए, तो वो तो आप यूज़ नहीं करोगे। हाईली रिफाइंड फ्लोवर फ्लोर, तो रिफाइंड वाला तो चीज़ तो वो भी खराब होती है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, शुगरी ब्रेकफास्ट सीरियल्स, नहीं यार ये तो आप कर ही नहीं सकते, शुगरी चीज़ लोगे क्या आप, शुगर जितनी ज़्यादा लेते हो उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ खराब होती है। बचा क्या, रेड राइस एंड अनपॉलिश्ड राइस, ये ऑप्शन डी। इस तरह से भी आंसर सॉल्व हो सकता था, क्योंकि डाइट की बात करें ना वहाँ पे। विच कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमंस, कौन सी चीज़ से आपको है जिससे कि ह्यूमंस में इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ना, क्या है, किस तरह के सिम्टम्स हैं। तो देखो रैश, इचिंग, स्वेलिंग, ये तो भाई कोई सिस्टम नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा, क्योंकि इचिंग वगैरह होना आपके इन्फ्लुएंजा जुकाम वगैरह की बात कर रहा है, सिंपल, तो उसमें तो नहीं होगा। चेस्ट पेन, ओ भाई ये तो ज़्यादा हो गया।
डायरेशन, डायरिया, ये नहीं, इसका आंसर सिंपल ही हमको पता होता है, फीवर, कफ एंड बॉडी एक्स। ये जो आपके बुखार आता है ना, आपको आपको खांसी जुकाम हो जाती है और आपके हाथ पैर दुखते हैं, वो इन्फ्लुएंजा के सिंपल सिम्टम्स हैं। द इंटरमीडिएट द डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू कम्युनिकेट विद रेस्ट ऑफ द सेल्स। तो कौन सा आपका होता है जो कि डीएनए मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, जो कि कम्युनिकेट करता है पूरी रेस्ट सेल से, पूरी सेल के अंदर। तो देखो, तीन तरह के आरएनए होते हैं, मैं अगर आपको बता दूं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए होता है जो मैसेज का देने का काम करता है, मैसेंजर जिसको हम कहते हैं। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और आरएनए राइबोसोमल आरएनए, इसका काम क्या है, प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस वगैरह में काम करता है भाई। टीआरएनए ट्रांसफर वगैरह काम करता है और एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है। तो ऑप्शन की जगह सी, एमआरएनए। द एनर्जी स्टोर्ड इन ह्यूमन लीवर एंड मसल टिश्यूज मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट। तो किस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म मिलती है, याद रखिए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमेशा, ह्यूमन का याद रखो ग्लाइकोजन, प्लांट का याद रखो स्टार्च। बस गेम खत्म है सारा। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में सेव होती है एनर्जी, खाना जो सेव होने का तरीका है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ह्यूमंस में ग्लाइकोजन के द्वारा। स्टार्च प्लांट्स का याद रखिएगा, सुक्रोज सेलुलोज वगैरह छोड़ दीजिएगा, बस ग्लाइकोजन याद रहना चाहिए, ऑप्शन ए। मैनी प्लांट सीक्रेट अ स्टिकी मिल्की फ्लूइड यूज फॉर डिफेंस, दिस फ्लूइड इज नोन एज। आपने बहुत सारे प्लांट्स को तोड़कर देखा होगा तो आपको एक वाइट वाइट सा फ्लूइड देखने को मिलता है, उस फ्लूइड्स के बारे में पूछ रहा है कि वो होता क्या है। तो देखो, सेल सेप, एंजाइम, प्लांट हार्मोन, ये चीज़ सुनने में अच्छी लगती है, बस इनका मतलब हम उनको नहीं पता होता इसलिए। तो सेल सेप क्या होता है, वैक्यूल से आप इसको लिंक कीजिएगा हमेशा, सेल सेप जो है वैक्यूल का पार्ट है। एंजाइम जो है एक तरह का हमारा रिएक्शंस के बारे में बात करने के लिए होता है। प्लांट हार्मोन जो होते हैं ये वो होते हैं जिसके द्वारा प्लांट्स के अंदर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि नाम सुना होगा ऑक्सीजन, कार्ब आपका ऑक्सीजन, वेट, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, नाम सुना है आपने, और साइटोसिन। तो ये क्या होता है, पांच टाइप के मेजर हार्मोन्स होते हैं। इसमें से अगर मैं बात करूँ, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोसाइनिन, ये जो है ना, ये सारे कैसे हार्मोन्स हैं, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ कराते हैं, और एथिलीन और एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को रोकते हैं। तो इनके बारे में देखो, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इतने से ज़्यादा बात नहीं पूछते हैं, बट इसमें आप याद रखिए, ऑक्सीजन जो है ये आपके प्लांट्स में, जैसे कि सेल, एक तो सेल डिवीजन में थोड़ा रोल निभाता है, इसके साथ साथ में कि जो आपकी ये होते हैं ना फोटोसिंथेसिस, सॉरी, ये आपकी लाइट जब रिएक्शन होती है, तो प्लांट्स का इधर मुड़ना वो ऑक्सीजन के कारण होता है। जिबरेलिन के जो गेम काम है वो होता है फ्लावरिंग कराना, और आपके साइटोसिन का जो काम है आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये, ठीक है। इसके अलावा इथाइलिन, क्या करता है, चीज़ों को जल्दी पकाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ, आपके बनाना में होता है, बनाना को अगर आप किसी सब चीज़ों के संग रख दोगे तो जल्दी पक जाती है। और भाई एब्सिसिक एसिड जो होता है ये डोमिनेंस देता है, मतलब आपकी, जैसे आपने देखा कभी कहीं ऐसे कुछ गार्डन्स होते हैं, या फिर आपने खुले मैदान देखे होंगे जहाँ पर कभी बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं उग रहा, पर जैसे ही बारिश होगी, आपका मानसून आएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगने स्टार्ट हो जाते हैं। वो हो क्यों पा रहे हैं, क्योंकि वो सीड जो है ना वो मिट्टी में ही पड़े हैं, और इन सीड्स के अंदर एक मैकेनिज्म हो रहा है, इसको बोलते हैं हम डोमिनेंसी, डॉर्मेंसी, सॉरी, डॉर्मेंसी कहते हैं, सॉरी सॉरी, डॉर्मेंसी कहते हैं उसको अपन। तो डॉर्मेंसी के कारण क्या होता है कि सीड जो है वो टूट नहीं पाता, तो इसलिए जो प्लांट है वो बाहर नहीं आ पाता, जब ड्रॉट की कंडीशन होती है, जब पानी की कमी होती है, जब तक कंडीशन उस सीड के हिसाब से नहीं होती है, तो उस डोरमेंसी को मेंटेन करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। तो एक तरह से ग्रोथ को रोक ही रहा है ना, तो ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं हम इनको, एब्सिसिक एसिड को और एथिलीन को। बाकी ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोसिन जो क्या है, ये आपके ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है, अच्छी से चीज़ समझनी है, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डाल रखा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई बात नहीं। या फिर आप चैनल को खोलेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, 2-3 स्वाइप करते प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको मिल ही जाएगी। Which of the following thickness sauces and soups due to its ability to absorb water and form a gel? तो किसके कारण जो थिकनेस मिल पाती है, तो वो थिकनेस का कारण क्या है, स्टार्च है। तभी आपको पता है कि जो ये कभी आप मंचूरियन, या फिर आप जी आप क्या बोलते हैं उसको अपन, ग्रेवी मोमोज खाने जाते हो, कभी गए होगे आप खाने, तो उससे पहले कॉर्न स्टार्च मिलाता है ना, वो स्टार्च, नाम सुना कॉर्न स्टार्च,
तो वो क्या होता है, कॉर्न फ्लावर में मिलाते हैं, फिर स्टार्च पाउडर भी बोलते हैं उसको अपन, वो मिलाता है कुछ पानी में मिलाकर व्हाइट कलर का। कारण क्या है कि उससे थिकनेस आते हैं ग्रेवी के अंदर, और ये सॉसेस और सूप्स वगैरह में स्पेशली डाला जाता है, तो वो स्टार्च होता है, ठीक है, ऑयल शुगर सॉल्ट नहीं होता है। विच आयन हेल्प क्लोरोफिल टू एब्जॉर्ब लाइट, तो ये क्लोरोफिल का याद रखिए कि क्लोरोफिल का जब भी नाम आएगा मैग्नीशियम याद रखना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो कौन सा सही आपकी यहाँ पर बात स्टेटमेंट सही है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का काम क्या है, लाइट आती है, लाइट से एनर्जी बन रही है, ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है, केमिकल एनर्जी में। कैसे वो बनती है, C6H12O6, जो ये बन रहा है, ये कैसे बन पा रहा है आपको पता है, CO2 प्लस S2 प्लस लाइट, यही तो है सारी चीजें, है ना। यह लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो अगर आप में ऑप्शन ए इसको बोलते हैं आप, इट प्राइमरी टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट, तो अब बिल्कुल अपोजिट है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी की बात थोड़ी हो रही है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, नहीं, ऑप्शन गलत है। इट ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, नहीं, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारे पास है ना रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल, जो अपन ने देखी थी, 2 ATP 36 ATP, वो वाली चीज़। बाकी इसको और समझना तो प्लेलिस्ट है अपनी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड बिलोंग टू विच क्लास, भाई एसिड के अंदर ही होंगे ना, एसिड एसिड कहाँ दिख रहा है आपको, एसिड नहीं दिख रहा है, न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट, किसके द्वारा टेस्ट का पता चलता है। तो कुछ ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है डायग्राम, जो आपके टंग होती है, जुबान होती है, उसमें आपके टेस्ट बर्ड्स होती हैं, वो टेस्ट बर्ड ही क्या कहलाती है आपकी, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, इसका आंसर हो जाएगा गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा कि जो टेस्ट डिटेक्ट करने का काम करती है वो होती है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। द प्राइमरी फूड और एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टाइप ऑफ, तो आपका फूड जो प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बनता है वो क्या होता है, द प्राइमरी फूड ऑफ और एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या बनता है आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कौन सी फॉर्म में जाता है, स्टार्च, याद है ना आपको। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूंगा तो क्या याद रखेगा, ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, अभी सिंपल और कॉम्प्लेक्स समझते हैं हम थोड़ा सा अच्छे से। देखो क्या होता है, टिश्यू होते हैं दो टाइप के हैं, इसको हमने देखा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो एक होते हैं आपके सिंपल टिश्यू, एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी क्या होता है, एक होते हैं आपके जिसको हम बोलते हैं आपके जो मीजोफिल्स वगैरह में होते हैं ना, ये होते हैं मेटा के इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, इसके एक सिंपल तो एक तो ये होगा ना, बट सिंपल के अंदर ये तो सिंपल ही होते ही हैं। मेरिस्टेमेटिक में भी क्या होते हैं, तीन टाइप होते हैं, कौन से, एपिकल, लेटरल और एक सबसे नीचे वाला होता है ना। सिंपल में तीन और आते हैं, कौन से आते हैं, पैरेन्काइमा, स्टेनकाइमा, कोलोनकाइमा। तो अगर मैं टिश्यूज की बात करूँ तो सिंपली पेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो अलग होते ही होते हैं, बट सिंपल में आपके पैराकाइमा, स्टेनकाइमा और कोलोनकाइमा होता है। कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम, याद रहेगा। तो यहाँ पर पूछा कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके जाइलम। अब मैं इसमें थोड़े से फीचर्स बताता हूँ। पैरेन्काइमा में क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस आपने देखने को मिलता है, इसी के अंदर आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो आपका स्टोरेज होता है ना, क्लोरोफिल सेल्स वगैरह मिलती है, वो यही मिलती है पैरेन्काइमा में। स्कैन कायमा वो होते टिश्यू होते हैं जो कि डेड टिश्यू, डेड सेल्स में पाई जाती हैं। और कॉलन कायमा ये वो होते हैं जिसके इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो वॉल्स होती है थिक होती है, ठीक है। अब आप बात करते हैं विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल करता है जो कि बिल्डिंग और रिपेयरिंग टिश्यूज के अंदर बहुत मेजर रोल निभाता है। तो आंसर होगा आपका प्रोटीन, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रोटीन ही सब चीज़ों को रिकवरी कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, देखो सिंपल सा था, रिप्रोडक्शन। अब मैं अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की बात करूंगा तो चार कैरेक्टर्स, चार या पांच कैरेक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा, हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आपके तरह का करेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है सेल डिवीजन एंड लास्ट है कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये चार मेजर होते हैं, तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है रिप्रोडक्शन, ये वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ। तो वाटर्स की बात होगी तो जैसे जल, और जैसे जल का मतलब होता है वाटर, तो जैसे जल और जैसे जाइलम, अभी हमने देखा ना कॉम्प्लेक्स, तो जाइलम इसका आंसर हो जाएगा। और फैसे फल और फ्लैसे फ्लोएम, फल यानी खाने को ट्रांसफर करने वाला जो आपका, आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वो होता है आपका फ्लोएम। तो आंसर यहाँ पर पूछा गया ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ, तो वो होता है जाइलम। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। कौन सी विटामिन बी 1, तो वो कौन सी डिजीज हो कि विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से होती है। तो इसके लिए एक चार्ट मैं आपके लाया हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आई नो, बट थोड़ा सा ये इसको आप बढ़ा लीजिएगा अपनी जो कहते हैं ना उसको, रिजोल्यूशन को। तो देखो क्या होता है, ये थोड़ा चार्ट में से लाया हूँ क्योंकि रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आपके। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आपके पूरे इस तरह से विटामिन होता है। बी के अंदर आपके बी 1 से लेकर बी 12 तक होते हैं। आपका केवल और केवल बी 4 नहीं देखने को मिलता है, आपको बी 8 देखने को मिलता है, एंड बी 10 और बी 11 नहीं देखने को मिलते, ठीक है। ये विटामिन के नाम नहीं होते। अब देखो विटामिन ए, विटामिन ए जो है इसको अगर आप साइंटिफिक नेम हमसे पूछे तो इसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए जो हमेशा डेफिशिएंसी, इसको हम रेटिनॉल को बोलते हैं रेटिना के कारण, आंखों की बात करें रेटिना, वहां से निकलता है रेटिनॉल शब्द, ठीक है। तो इसका नाम इसलिए रेटिनॉल क्यों पड़ा, रेटिना के कारण। तो आपकी डेफिशिएंसी अगर होती तो नाइट ब्लाइंडनेस, आपको आंखों की डिजीज होती है, इसको याद रहेगा। बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, ठीक है। अ, इसकी टेक्निक होती है थारी न्यू पेंट पर बसा, है ना? बसा, एक ये ऐप वाली चीज हटाकर बाकी से होता है थारी न्यू पेंट पर बसा, ठीक है। थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से निएसिन, पेंट से पेंटोथेनिक, बी 5 की बात कर रहे हैं पेंटोथेनिक, और पर से पायरोडॉक्सिन, बी से बायोटिन, और सा से आपको हो जाता है कोबालमिन, ठीक है। थारी न्यू पेंट पर बसा, ठीक है। तो बी 1 से थायमिन, बी 2 से राइबोफ्लेविन, बी 3 से नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड पेंट से, और पर से पायरोडक्सिन, और बा से हो जाएगा बायोटिन, और से कोबालमिन। एक बीच में आपको याद रखना है, वो याद रखना है बी 9 फॉलिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन बी 1 की जब डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं हम बेरी बेरी, ठीक है। और जब आपकी बी 2 की डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं एर्बोफ्लेविनोसिस, ठीक है। और बी 3 का याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं 4D डिजीज, 4D डिजीज को बोलते हैं पेलेग्रा। आपसे पूछेगा 4D डिजीज कौन सी है, पेलेग्रा, ठीक है। बी 5 को बोलते हैं पैस्टेशिया, बाकी एनीमिया की चलती रहेगी। तो बी 12 में बहुत मेजर जो एनीमिया होता है ना, जिसमें खून की कमी हम कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वो होती है विटामिन बी 12 की कमी के कारण, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी स्कर्वी, और ये कौन सा होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, अगर विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो जाती है। विटामिन ई जो इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन के फाइलोक्विनोन, ब्लीडिंग, ठीक है। अब विटामिन जो ई है इसको हम, ये जो है ना ये आपका, जिसको हम कहते हैं कि फर्टिलिटी जो है इसको रिलीज कर, मतलब रिलीज वो सॉरी, फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है, मतलब आपके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की जो है ना कैपेबिलिटी, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी तो ये काम होता है। और विटामिन के का अगर मैं यूज़ बताऊँ तो आपका ब्लड क्लोटिंग में बहुत बेजर रोल होता है इसका, ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, विटामिन बी 1, तो आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। अब आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोफिल इसका आंसर होगा। प्राइमरी पिगमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि और पिगमेंट यहाँ पर जेंथोफिल वगैरह अगर बच्चों ने पढ़ा है कभी तो उनको लगता है कि हाँ ये भी सब नाम सुने, लेकिन प्राइमरी पिगमेंट की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन देखकर हमको बात करनी थी। व्हाट इज द क्लीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स दैट कैप्चर लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा इसका आंसर, ग्लूकोज, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन हैं और इतनी ही आपके 24 शिफ्ट्स के हमने पूरे के पूरा एनालिसिस कराया है।
और नेक्स्ट जो था, अब हम कोशिश करेंगे कि हम मे बी फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री को अभी हम कवर करें। बट इस वाले वीडियोज़ को आपको शेयर करना है, और अगर इस वीडियो को आपने अच्छा प्यार दिया, तो डेफ़िनेटली हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी लाएँगे, और ऐसे ही बिल्कुल थ्योरी भी साथ में कवर करेंगे। जैसे आज हमने मेजर जो क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन में थ्योरी भी कवर करी, और सिंपल क्वेश्चन हमने किस तरह से माइंड से सॉल्व हो सकते हैं वो भी हमने करा। और लास्ट में एक बात कहेंगे कि आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही है, हमारे चैनल पर आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं। मेहनत चल रही है, तो आप थोड़ा सा प्यार दर्शा सकते हैं बाय सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक से आपका तो कुछ नहीं आता, लेकिन मोटिवेशन मिलता है, और स्टार्टिंग क्रिएटर से तो मिलता ही है, बाकी तो समझ सकते हैं। शेयर अगर आप करना चाहें तो शेयर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट में प्लीज़ आप अपना रिव्यू दें कि सर कहाँ मुझे चेंज करना चाहिए, और कहाँ पर आपको लगता है कि मतलब बदलाव हो सकता है, थोड़ा और बेहतरीन हो सकता है। और आपको लगता है नहीं बदलाव नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो डेफ़िनेटली आप थोड़ा-सा आपका एक होता है ना मोटिवेशनल कमेंट, वो आप लिख सकते हैं। एंड बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। बट हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करोगे, तो डेफ़िनेटली इस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे प्रोत्साहित करेगा कि मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लेकर आऊँ। तो आई विश आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और शायद तक मैं पहला ये इस तरह की अभी अगर आप देखोगे, क्योंकि हमारी कल या परसों में आई है एनटीपीसी की अभी, तो सबसे पहले कराने वाला मैं ही हूँ। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले के हिसाब से मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिलना चाहिए। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूँगा, और उस पर अगर वीडियो बनानी होगी तो उस पे भी बना देंगे। थैंक यू।